Hello everyone. Today we will discuss another significant case, Minerva Mills versus Union of India 1980. In this video I'll explain every important aspect related to this case. I'll talk about the background, about the core issues that were addressed by the Supreme Court of India, and we'll also analyze the judgment of the Supreme Court. This case is extremely important because it had re-established the supremacy of Doctrine of Basic Structure. It had also reaffirmed our faith in the Judiciary of India, especially when it was going through a very tough time. In fact, 1970s को इंडिया में जुडिशरी का डार्केस्ट आवर कंसिडर किया जाता है. टू बी मोर स्पेसिफिक, 1970 to 1980 was a challenging time period for Indian judiciary. These challenges were further intensified, particularly 1975 onwards, because 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने नेशनल इमरजेंसी इम्पोज की थी एंड 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था. दिस अमेंडमेंट इज द बल्किएस्ट अमेंडमेंट इन एंटायर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इस अमेंडमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा ओवरहॉल कर दिया गया था. दैट इज़ वाई 1976 का जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है. नाउ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज, इतना मेजर अमेंडमेंट लाने के पीछे रीज़न क्या था? द आंसर इज क्वाइट सिंपल. द सेंट्रल गवर्नमेंट वांटेड टू ग्रैब absolute and unquestionable authority by exploiting the loopholes of the system. Entire 1970s were marked by the tussle between the Parliament and the Supreme Court of India. We'll understand these issues in detail later on. Now let's talk about the events which finally culminated into Minerva Mills case. First point, intense power tussle between the Parliament and Supreme Court of India. Guys, 1950 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया गया था. इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम 3 पिलर्स पे बेस्ड है. वन इज जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव. इंडिया में गवर्नेंस के ये 3 पिलर्स हैं और इन तीनों पिलर्स के बीच में एक हेल्दी एंड बैलेंस्ड रिलेशनशिप का होना ज़रूरी है. इनफैक्ट इन तीनों के बीच में जो हेल्दी रिलेशनशिप है, जो चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. 1950 ऑनवर्ड्स जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में अथॉरिटी को लेकर टसल था. बट इनिशियल फेज में दिस टसल वाज वेरी माइल्ड. दिस टसल रीच्ड इट्स पीक ड्यूरिंग इंदिरा गांधीज एडमिनिस्ट्रेशन, पर्टिकुलरली 1966 से लेकर 1977 के बीच. ये जो 11 साल थे, इस 11 ईयर्स के पीरियड में दिस टसल वाज एट इट्स पीक. यू विल ऑल्सो सी कि यही वो टाइम पीरियड है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ लैंडमार्क केसेस जिन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट एंड जुडिशरी की रिलेशनशिप को डिफाइन किया है, वो इसी टाइम पीरियड के दौरान एड्रेस किए गए थे. फॉर एग्जाम्पल, गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, एट्सेट्रा. वील ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टसल विद द हेल्प ऑफ 24th अमेंडमेंट, 25th अमेंडमेंट एंड 39th अमेंडमेंट. क्या हुआ था इन अमेंडमेंट्स में अभी थोड़ी देर में बात करते हैं. फर्स्ट we'll talk about the nationalization drive that was launched by Indira Gandhi's government. Indira Gandhi government ने 1969 में 14 major banks को nationalize कर दिया था. banks ही नहीं, जो इंश्योरेंस कंपनीज थी उनको भी nationalize किया गया था in the name of national interest और in the name of doing greater good for the greatest number of people. Minerva Mills का जो issue है वो भी nationalization से ही related है. We will discuss it in a while. First, I would like to draw your attention towards Golaknath case judgment. गोलकनाथ केस जजमेंट में वी ऑल रिमेंबर दैट सुप्रीम कोर्ट गेव इट्स वर्डिक्ट अगेंस्ट द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे दैट इट डज नॉट हैव अथॉरिटी टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल. एंड यहाँ से टसल और ज़्यादा इंटेंस हो गया क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसे अपनी अथॉरिटी शोकेस करने के लिए उन्होंने पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स का फ़ायदा उठाया एंड बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को 1971 में पास किया गया. इस अमेंडमेंट के थ्रू पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को री इम्पोज कर दिया गया एंड सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट वाज कंप्लीटली डिसरिगार्डेड. In the same year, 25th Amendment 1971 was carried out. इसमें आर्टिकल 31C को इंसर्ट किया गया था एंड आर्टिकल 31C के बेसिस पर द गवर्नमेंट वाज नाउ अलाउड टू वायलेट फंडामेंटल राइट्स इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स particularly mentioned in clause B and clause C of article 39.
आर्टिकल 39 क्या है, आप एक बार इसको गूगल करके चेक कर सकते हैं, इट विल गिव यू अ क्लियर आइडिया। 25th अमेंडमेंट के दो स्पेसिफिक पार्ट्स थे। फर्स्ट पार्ट में डीपीएसपीज को सुपीरियॉरिटी दी गई। डीपीएसपीज के इम्प्लीमेंटेशन के नाम पर फंडामेंटल राइट्स को एनक्रोच किया जा सकता था। और इसका जो दूसरा स्पेसिफिक पार्ट था, सेकंड पार्ट, कि ऐसे सभी लॉज जो डीपीएसपीज इम्प्लीमेंट करने के लिए इनेक्ट किए गए हैं, उन सभी को जुडिशियल रिव्यू से इम्यून कर दिया गया था। इट मीन्स दैट कोर्ट्स वर नॉट अलाउड टू इंटरवीन और टू इंक्वायर into such laws. However, 1973 में वाटरशेड मोमेंट आया जब केशवानंद भारती केस के वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने 25th अमेंडमेंट के फर्स्ट पार्ट को वैलिड माना, बट जो सेकंड पार्ट था, दैट जुडिशियल रिव्यू इज नॉट अलाउड, इस पार्ट को केशवानंद भारती केस में हटा दिया गया था। सो प्लीज रिमेंबर इट। नाउ लुक एट 39th अमेंडमेंट। 39th अमेंडमेंट 1975 में कैरी आउट किया गया। इसमें आर्टिकल 329A इंसर्ट किया एंड इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा के इलेक्शंस को जुडिशियल रिव्यू से इम्यून कर दिया गया था। यू कैन सी किस तरीके से इंडियन कोर्ट्स की जो पावर है उसको डिमिनिश किया जा रहा है, उनके जुरिस्डिक्शन को एनक्रोच किया जा रहा है। इसी अमेंडमेंट में एक और पार्ट था जिसमें कहा गया दैट नेशनलाइजेशन वाज टू बी इंक्लूडेड इन 9th शेड्यूल। एंड 9th शेड्यूल के बारे में आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा कि जो भी अमेंडमेंट्स एंड आर्टिकल्स 9th शेड्यूल के अंडर रखे जाते थे, दे वर बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली immune from judicial review. So you can see how central government was trying its best to keep the judiciary out of loop. And 1975 में ही इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी इम्पोज कर दी थी एंड दैट इमरजेंसी कंटिन्यूड अप टू 1977. फाइनली 1978 में जनता दल की गवर्नमेंट आई थी जिन्होंने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैरी आउट किया था। एंड इस अमेंडमेंट में जो भी डैमेज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में किया गया था उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी। इसलिए आपको इस अमेंडमेंट एक्ट में, 44th अमेंडमेंट एक्ट में, आपको काफ़ी सारी चीज़ों का रिवर्सल देखने को मिलेगा। नाउ लेट्स डिस्कस द केस डिटेल्स ऑफ मिनर्वा मिल्स। एक्चुअली मिनर्वा मिल्स बेंगलुरु सिटी, स्पेशली जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर एक टेक्सटाइल मिल थी। इसको अर्ली 20th सेंचुरी में बनाया गया था। 1960 ऑनवर्ड्स मिनर्वा मिल की प्रोडक्शन में काफ़ी गिरावट आई थी और उस सब्सटेंशियल फॉल को इन्वेस्टिगेट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई। कमेटी 1970 में बनाई गई और 1971 में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। एंड कमेटी की रिकमेंडेशंस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन लिमिटेड को ऑथराइज किया कि वो मिनर्वा मिल्स का जो मैनेजमेंट है उसको अस्यूम करे, उसका कंप्लीट चार्ज अपने हाथ में। मिनर्वा मिल्स एक प्राइवेटली ऑर्गेनाइज्ड फर्म थी, बट अभी उसका नेशनलाइजेशन किया गया था। एंड उस नेशनलाइजेशन की वजह से जो उसके ओरिजिनल ओनर्स थे, जो उसके अर्स्टवाइल ओनर्स थे, उन्हें काफ़ी ग्रीवेंसेस थे। बिफोर वी गो फर्दर, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू दीज 3 पॉइंट्स। 39th अमेंडमेंट, इसने नेशनलाइजेशन सब्जेक्ट को 9th शेड्यूल में प्लेस कर दिया था, जिसकी वजह से जुडिशियल रिव्यू से इम्यून हो गया। आर्टिकल 31C को सेक्शन 4 ऑफ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा दोबारा अमेंड किया गया और इसमें कैटेगोरिकली ये कहा गया कि डीपीएसपीज आर सुप्रीम। डीपीएसपीज और फंडामेंटल राइट्स में अगर किसी एक को चूज करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो वो डीपीएसपीज को चूज करेगी टू एंश्योर द ग्रेटर गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। कैटेगोरिकली यहाँ पे आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19 को डीपीएसपीज से नीचे रखा गया, उन्हें एक इंफीरियर स्टेटस अलॉट किया। नॉट ओनली दिस, इनफैक्ट ये चेंज जो था इसको उन्होंने जुडिशियल रिव्यू से इम्यून बना दिया था। So this was section 4. Please remember it, section 4 of 42nd constitutional amendment. Section 55 of the same act 1976 में जो उन्होंने पास किया था, उसमें उन्होंने आर्टिकल 368 को अमेंड किया और आर्टिकल 368 के अमेंडमेंट के थ्रू द सेंट्रल गवर्नमेंट obtained unrestrained power to amend any part of Indian Constitution. वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को संशोधित कर सकते। एंड इन अमेंडमेंट्स में भी जुडिशियल रिव्यू का कोई अधिकार नहीं दिया गया था। नाउ लेट्स कम बैक टू आवर केस डिटेल्स। 1977 में अर्स्टवाइल ओनर्स ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया टू चैलेंज द नेशनलाइजेशन ऑफ द मिल। एन पालखीवाला काफी फेमस लॉयर थे। ही आर्ग्यूड द केस ऑन बिहाफ ऑफ मिल ओनर्स और गवर्नमेंट की तरफ से
केस को जो डिफेंड किया था वो उस टाइम पर अटॉर्नी जनरल एलन सिन्हा एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के वेणुगोपाल, जो कि आज के डेट में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से केस को डिफेंड किया। 5 जज बेंच वाज देयर, वर्डिक्ट 4:1 के रेशियो में दिया गया। इट मींस 4 जजेस ने सेम जजमेंट दिया और सिर्फ एक जज ने डिसेंटिंग जजमेंट दिया था। और जजमेंट में सेक्शन 4 एंड सेक्शन 55 ऑफ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को इनवैलिड बताया गया, अल्ट्रा वायर्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जस्टिस पीएन भगवती वाज द ओनली जज जिन्होंने डिसेंटिंग जजमेंट दिया था। इनका जजमेंट सिर्फ एक पार्ट पर डिफरेंट था। सेक्शन 4 एंड सेक्शन 55 में पीएन भगवती ने सेक्शन 55 को स्ट्राइक डाउन करने के लिए सपोर्ट किया था, बट एट द सेम टाइम आर्टिकल 31C का जो अमेंडमेंट था, विच स्टूड फॉर द सुप्रीमेसी ऑफ DPSPs ओवर फंडामेंटल राइट्स, पर्टिकुलरली आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19, इस चेंज को, इस अमेंडमेंट को उन्होंने अपहेल्ड किया था। बट मेजॉरिटी जजमेंट इज ऑलवेज एक्सेप्टेड। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पीछे क्या रैशनल था, वील ट्राई टू अंडरस्टैंड इट क्विकली। सुप्रीम कोर्ट सिंपली बिलीव्ड कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इनएलिएनेबल राइट्स हैं। इन राइट्स को बिना वैलिड ग्राउंड्स के जस्ट नहीं किया जा सकता है, स्पेशली DPSPs को प्रमोट करने के लिए या उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर फंडामेंटल राइट्स को एनक्रोच किया गया, देन इट विल जस्ट डिस्टर्ब द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, and disturbing the constitutional system is disturbing the basic structure of constitution. दूसरा, अगर गवर्नमेंट को फंडामेंटल राइट्स को एनक्रोच करके DPSPs को इम्प्लीमेंट करने की खुली छूट दे दी जाए, then it will create severe imbalance and there will be larger avenues जहां पर जस्टिस का मिसकैरेज हो सकता है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया था दैट फंडामेंटल राइट्स और DPSPs ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए। देयर मस्ट बी अ हार्मोनियस इक्वेशन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPS, एंड दोनों के बीच में प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करना, उनका पीसफुल येट मीनिंगफुल कोएग्जिस्टेंस is also part of basic structure of Indian Constitution. सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में फाइनली पार्लियामेंट को अलाउ किया था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज कर सकते, बट they should not temper with the basic structure of the constitution. ये जो डॉक्ट्राइन है बेसिक स्ट्रक्चर की, इसको फॉर द फर्स्ट टाइम 1973 केशवानंद भारती केस में प्रोपाउंड किया गया था एंड ग्रेजुअली इट इवॉल्व। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के एवोल्यूशन में मिनर्वा मिल्स केस ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था एंड सुप्रीम कोर्ट कैटेगोरिकली सेड कि फंडामेंटल राइट्स का अगर एनक्रोचमेंट होता है तो उस केस में द कोर्ट्स विल गो फॉर द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ रादर देन गोइंग विद द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने फंडामेंटल राइट्स की जो सिग्निफिकेंस है, जो इंपॉर्टेंस है, उसको फर्दर एंडोर्स किया, रिआइट्रेट किया। इनफैक्ट प्लीज रिमेंबर दिस इंफॉर्मेशन, इसी केस में आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का गोल्डन ट्राइंगल बताया गया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट दिस केस वाज ऑल अबाउट एंड हाउ इट वाज इंपॉर्टेंट इन द एवोल्यूशन ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Guys, if you have found this video helpful, please share it with your colleagues and do hit the notification bell. You can drop your questions in the comment section. I'll attend them as soon as possible. Thank you so much.